अनुराग कश्यप सर की स्टोरीज ऐसी होती है कि ऐसी ऐसी जगह से आएंगे कि हाय सर, हाय हाय गुड पूर्वा, मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हूँ सर, सो के उठ गए आप? हाँ, मैं सोता ही रहता हूँ आजकल बहुत ज्यादा। सर क्या मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है आपकी जिंदगी में, ये बताइए पहले। मिड लाइफ क्राइसिस नहीं, मैं भूल जाता हूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। और मेरे वो को तो समय सर, का सेंस ही नहीं है, कौन सा दिन है, कौन सा डे है, कौन सी तारीख है, ये सब तो कुछ पता ही सेम नहीं चलता। सेम सब सैटरडे को सुबह सुबह जूम मीटिंग ऑफिस वाली खोल के मैं बैठ के इंतजार कर रही होती हूँ, कोई आ क्यों नहीं रहा, आज कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है। फिर लोग मुझे बोलते हैं बहन सैटरडे है, जाके सो जा। सो आई थिंक दैट इज हैपनिंग विद एवरीवन। मेरे साथ तो खैर मिड लाइफ क्राइसिस मिड ट्वेंटीज में ही चल रही है। So, ठीक है, आई थिंक दिस इज जस्ट द कोविड एरा थिंगी अरे दैट्स मैं गोइंग बहुत ऑन। अच्छा, मैं आई थिंक 2 साल पहले तक बहुत अच्छा था मेरा। ये थोड़ा डिटोरिएशन जो हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये काफी ऑल काफी। राइट सर, और ठीक है, तो बताइए। फ्रेश लग रहे हैं आप ऐसे तो। बढ़िया। हाँ, वो और सोया तो 1.5 घंटे 2 घंटे सोया। गुड, आज मैं ऑफिस आई हूँ क्योंकि घर से मैं कभी कभी लाइव जाती हूँ, लाइट चली जाती है बीच लाइव वीडियो में। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं स्क्रू अप कर सकती मैं, इसलिए मैं टुडे आई केम टू ऑफिस। आप कहाँ पे बेस्ड हो? दिल्ली, बॉम्बे? बैंगलोर। हमारे बैंगलोर, जर्नलिस्ट तो हाँ। हर जगह है सर, पूरे इंडिया में है, बाहर भी है इंडिया के, लेकिन हमारा जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर हमारा बेस्ड है। सो बैंगलोर सर में क्या स्थिति है कोविड की? ठीक ठाक है, मतलब अच्छी तो खैर कहीं भी नहीं है, बट मैं ऐसे बोलूंगी कि बाकी जगह के कंपैरिजन में लेट्स जस्ट से काफी थोड़ा बेटर है। बेटर है। बट दैट डजंट मीन कि आप बाहर घूमने चले जाओ, डेट पे चले जाओ, ये सब तो हाँ, नहीं चलेगा अभी। वो तो बिल्कुल नहीं चलना है। हाँ, सो अभी घर पे ही है। अभी रिसेंटली सर चोक देखी मैंने बैठ करके, जिस दिन आपको मैंने मैसेज किया था फर्स्ट डे। हाँ हाँ मैंने हाँ कहा हाँ यार हाँ। अभी तो बात करनी है मुझे अनुराग कश्यप सर से, अब कुछ भी हो। हाँ, सो विच इज वाई, सो ऑलराइट, वेलकम टू द लॉजिकल इंडियन सर। मैंने तो आपको वेलकम ऐसे किया नहीं, सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो सेइंग मच। यस टू दिस। सो गुड टू टॉक टू यू सर। काफी टाइम से आपकी फैन रही हूँ मैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर के टाइम से। वैसे तो जब गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थी मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मुझे किसी ने देखने नहीं दिया था, तो बाद में जाकर के मैंने देखा। बट देन या आई हैव बीन लाइक एन एविड अनुराग कश्यप फैन, इफ आई मे पुट इट दैट वे। मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं भी तुरंत रिप्लाई किया। हाँ, वो तो मैंने देखा, मैं कह रहे वाह, दैट इज सो स्वीट, सो हम्बल। इतना हम्बल पाए खा करके आप सर कैसे? मैं तो एरोगेंस में रहती हूँ ऐसे ही। नहीं, मैं तो जब से हूँ ऐसे ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, लोगों का परसेप्शन मेरे बारे में कुछ और ही है। लेकिन वो आई थिंक वो मेरे मेरे इंटरव्यूज या मेरे साफ गोई के ऊपर लोग जो है अपना ओपिनियन बना के बैठते रहते अभी हैं। कई आपने लोग पहली ज्वाइन, बार मिलते हैं तो उनसे लगता है कि मैं कोई बहुत डरावना आदमी हूँ। नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं डर लग रहा आपसे सर। इनफैक्ट मुझे अब लग रहा है कि मैं और ज्यादा कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, क्योंकि पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी और को अपनी बैठ करके स्टोरी या ऐसे इंसिडेंसेस छोटे मोटे नहीं बता पाऊँ, मैं अनुराग कश्यप को बैठ के बता सकती हूँ। ठीक है, सो वो हाँ, वो इनहिबिशन नहीं है। हाँ, वो चीज आई थिंक सबके साथ है। इट्स बिकॉज probably you have reflected a lot of मिडिल क्लास एस्पिरेशंस, या फिर जो होते हैं ना छोटे शहरों की कहानियां। तो लोगों को लगता है कि मे बी यू आर द पर्सन हु विल अंडरस्टैंड स्टोरीज इन दैट वे। बट वन थिंग बिफोर यू जस्ट ज्वाइन, उसके पहले मैं अभी अपने व्यूअर्स को यही बता रही थी कि अनुराग कश्यप की जो स्टोरीज है ना, इट कम्स फ्रॉम प्लेसेस यू लीस्ट एक्सपेक्ट। कि हम्म, मतलब वहां से स्टोरी बन के निकल आती है। मतलब अभी जैसे चोकडा है आपकी, तो उसमें भी मतलब कैसे हाउ हाउ कैसे आप सोचते हो जैसे कि सिंक के नीचे कचड़ा वॉमिट कर रहा है, साउंड्स लाइक अ प्लान, वहां ही से मैं स्टोरी निकालूंगा। लाइक हाउ डू यू इवन बिगिन टू थिंक नहीं नहीं, सो। ये तो ये कहानी तो मुझसे नहीं आई थी, ये कहानी निहित भावे से आई थी। हाँ, वो तो सही है, बट है ना कि आपको दैट इम्प्रेस्ड यू, राइट? टोटली, मतलब मैं तो पहले सोचा, मैंने कहा ये तो कमाल की कहानी है। मतलब मेरे लिए, मैं सिर्फ उतने से ही इंटरेस्टेड था कि एक हाउसवाइफ जिसकी शादी ठीक नहीं जा रही है और घर में पैसे की कमी है, उसको नाली में से पैसा मिलता है रात को। तो वो मैं उसी में बिक गया था। आई वाज सोल्ड इन दैट। तो ये मुझे पता है कि कहानी जब आई थी उस समय डिमोनेटाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था, वो बाद में फिर दैट हैज बीन सेट। आई मीन both those narratives have been combined and aligned. तो सर one thing what I wanted to ask is कि इस मूवी में सब प्लॉट जो है वो डिमोनेटाइजेशन है या फिर सुशांत और सरिता का रिलेशनशिप है?
कौन सा नहीं, सब प्लॉट है दोनों में से, कौन सी मेन स्टोरी है? मेन स्टोरी तो रिलेशनशिप और मेन स्टोरी मिडिल क्लास की है, मेन स्टोरी मिडिल क्लास एस्पिरेशंस की है। मैं जब देखता हूँ, जब हम्म। बाहर जाता हूँ, और मेरे को जिस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम लोग खुद मिडिल क्लास से हैं। तो अगर आप हम्म। मेरे घर में जाएंगे और मेरे घर में खोदना चालू करेंगे, तो मेरे घर में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा परिवार एक एंड से दूसरे एंड तक भाजपा ही है। हम्म। सेम। हाँ, पूरा परिवार। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक भी आदमी भाजपा ही नहीं है। और सबका बिलीफ अभी से नहीं, लोहिया लोहिया जी के जमाने से है। हमारे परिवार में कभी कोई कांग्रेसी नहीं हुआ है, और हमारे घर में कोई इतना राजनीतिक भी नहीं रहा है, पॉलिटिकल भी नहीं हुआ है। और जब ढूंढना चालू करते हैं तो आपको पता चलता है कारण क्या है, रीजंस क्या है, और क्यों होते हैं। और मिडिल क्लास मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि मिडिल क्लास एक्चुअली वो जो था ना, हमारा जो जो सिस्टम चल रहा होता है, मिडिल क्लास ना तो गाड़ी का चक्का है, ना तो गाड़ी का इंजन है, हाँ, ना तो गाड़ी का ड्राइवर है। वो कहीं है गाड़ी के अंदर ही, और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि रिप्लेस नहीं हो सकता है। और उसकी जरूरत इतनी सख्त मात्रा में है, जिसको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। हर चीज का भुगतान वही करता है। मतलब जो हमारे जो पूंजीपति हैं, जो हमारे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो भी जो बनते हैं, वो बनते हैं इसी मिडिल क्लास की वजह से। वो हमारी ही सेविंग्स होती हैं बैंकों में, हमारे ही सब कुछ होता है, जिसके लोन और जिसके बेनिफिट सिर्फ उनको मिलते हैं। हमारा ही वोट होता है, जिसका बेनिफिट किसी और को मिलता है। तो मेरे मिडिल क्लास बहुत फैसिनेट करता है मुझे। कहानी मिडिल क्लास की है, और दिक्कतें उन्हीं में होती हैं। मतलब उनकी शादियों में जो दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद वो टिके रहते हैं वहां पे। नहीं, जो डिवोर्स होते हैं वो प्रिविलेज लोगों के होते हैं, मेरे हुए हैं, बड़े लोगों के होते हैं। हाँ, जो नीचे होते हैं और तबके, वहां पे मारा मारी होती है वहां पे शादियों में। मतलब कोई भी कहाँ भी किसी के ऊपर भी हाथ उठा देता है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आते। लेकिन मिडिल क्लास एक बहुत यूनिक एनिमल है। और अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर आप फिल्म की बिल्डिंग की इमारत नंबर 5 को आप सिर्फ एक इस तरह से देखा जाए कि अगर वो एक हमारे सरकार के डिफरेंट क्लासेस हैं, अगर ऊपर सबसे ऊपर सरकार है, हाँ, उसके ऊपर सरकारी मुलाजिम है, उसके नीचे, उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोग हैं, और फिर नीचे लोग हैं। और फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी मायने निकाल सकते हो उस फिल्म के, क्योंकि जो सरकार है, जहां से ब्लैक मनी आता है और जहां से जाता है, उसको तुम कभी देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। और क्रेडिट भी वही लेता है, और भुगतना जो है दूसरों को पड़ता है। पैसे भी सबसे पहले उसी के बदलते हैं। तो सही ये बात सारी है। चीजें जो है, ये सारी चीजें अनकही सी हैं फिल्म में कहीं ना कहीं। और कौन है जो हर चीज पे सेलिब्रेट करने निकल जाता है, वो जो कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा है। जो काम कर दैट्स रहा है, उसको राइट। उसको दिक्कत ही नहीं किसी चीज से। उसकी दिक्कत सिर्फ ये है कि या मेरा काम ढंग से हो जाए और मेरा घर आराम से चले। तो वो बहुत सारी एब्सोल्युटली। छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग का ये होता है कि देखो, हम क्या चीजें कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, क्या कहना जरूरी है। जहां हमने ये सब बातें खुल के कही, वहीं पिक्चर नहीं भाषण हो जाता है। वहां पे फिर ये हो जाता है कि यार, आप इससे अच्छा तो लेख ही लिख लो ना, पिक्चर क्यों बना रहे हो। आपको कहानी कहनी है, और कहानियों में चीजें होती हैं छुपी हुई, उसको लोग ढूंढते हैं। कई बार 5 साल बाद ढूंढते हैं, कई बार 10 साल बाद ढूंढते हैं। कई कोई आदमी सडनली, और आज के जमाने में तो लोग हर चीज को इतना पैनी नजरों से देखते हैं कि हर हर चीज का मीनिंग कभी ना कभी तो निकल के बाहर आता ही है। तो हमारा काम है, करो और छोड़ दो और भूल जाओ। हम लोग ऐसी वही जो बहुत आपने सारी सर चीजें। वो, हाँ। मतलब अभी भी हाल वही। में मैंने एक फिल्म, लॉकडाउन के जस्ट पहले एक फिल्म खत्म की है, जो 3 दिन की शूटिंग बची है। उसमें भी हम लोग कोई भी चीज पे कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे, करो और छोड़ दो, और फिर लोगों को डील करने दो उससे।
एब्सोल्युटली। तो सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, इस ये दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप बना करके छोड़ दो, फिर लोगों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। तो जैसे हाँ ऐसे हुआ है चोक्ड को लेकर के, जो चोक्ड फिल्म है, काफी लोगों ने बोला यू नो दिस इज नॉट अ क्विंटेसेंशियल अनुराग कश्यप फिल्म, इसमें कोई हाँ गोर नहीं है, कोई यू नो कोई मार काट नहीं है, कोई अब्यूज नहीं है, तो मतलब क्या है, मजा नहीं आया, ठीक है। हाँ बट देन मैंने आई सॉ द फिल्म एंड आई जस्ट टेल यू लाइक व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट। It's mostly like, you know, I feel that films has to be some, it's like a two-way process कि फिल्म बनाने वाले ने बना दिया, अब तुम भी थोड़ा सा यू नो लाइक मे बी दिस इज इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी वेयर और आई कैन से जॉनरा, जिसमें कि आप बाद में उसको इंटरप्रेट करके देखो, रीड इन बिटवीन द लाइंस, उसके जो भी सिंबॉलिक, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि चोक्ड जो है काफी सिंबॉलिक फिल्म है, शायद आपने ये सोच के नहीं बनाई होगी, पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब तुम सरिता को भारत माता बोलो, चाहे जो ड्रेनेज पाइप है उसको तुम सिस्टम का नाम दे तो दो, या जो ड्रेनेज भी। ड्रेनेज ड्रेनेज पाइप तो सिस्टम होता ही है, हमारा सिस्टम तो ड्रेन ही है, और क्या, उसमें तो निकलना ही पड़ता है। नहीं देखो, देखिए क्या है, जो पहला मेरा लेसन जो फिल्म मेकर बनने से पहले, माय फर्स्ट लेसन एज व्हेन आई वाज कमिंग इनटू सिनेमा वाज कि आप फिल्म बनाते हो और आपकी फिल्म, ऑथर की अथॉरिटी फिल्म के ऊपर उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो फिल्म जनता की हो जाती है। तो मैं अगर सिंबोलिज्म यूज कर रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं कि आपको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, मैं खुश हो जाता हूँ। किसी आदमी ने एक लड़की है, किसी का मैंने देखा पहली बार, मैंने किसी को इतना जल्दी फिल्म के रिलीज के इतने कम समय में बहुत सारी चीजें पकड़ते हुए देखा, इनफैक्ट इतनी चीजें जितनी कि मैंने भी नहीं सोची थी। कुछ चीजें तो मैंने भी इंटेंड नहीं की थी, उसका देखने का नजरिया ही ऐसा था कि मैं इतना खुश हो गया था। कोई पारोमा पारोमा करके लड़की है, उसने अपना वीडियो बनाया था। लेकिन क्या होता है, सिंबोलिज्म आप पिक्चर में इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप साफ नहीं कह सकते हैं, और फिल्म फिल्म की अथॉरिटी एक ऑथर की खत्म हो जाती है जिस दिन बाहर आई। मैंने क्या मीन किया, मैं क्या दिखाना चाहता हूं, अगर नहीं ट्रांसलेट हुआ तो वो फेलियर मेरा है और मैं उसका कुछ कर नहीं सकता अब। लेकिन जब कोई देख पाता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे बहुत सारा अच्छा सिनेमा जो आया है वो स्ट्राइक में निकल के आता है, जब आपके ऊपर बहुत सारे रोक लगाई जाती है। आज जब आप ईरानियन फिल्म देखते हैं, और ईरानियन फिल्म हम लोग बच्चों की फिल्म समझ के ईरानियन फिल्म देखते हैं, अब उसमें जिस तरह से वो लोग सारी कहानी कह देते हैं, अब कोई भी एक फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन उठा के देख लीजिए, और अगर आप जूते को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें और बच्चों को बड़ा बना दें, वो एक पॉलिटिकल पैरेबल हो जाता है अपने टाइम का ईरान का। सो वो देखने का तरीका जरूरी नहीं कि सबका हो। तो फिल्म बनाते समय बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि, मतलब मुझे लगता है कि आप कहानी कह रहे हैं कि जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसको एक कहानी लगे। परिवार की कहानी, बेचारों के साथ डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसको पैसे नहीं मिले, वो एंड में भी चले गए, चलो एंड में कुछ तो आया, थैंक गॉड। यू नो, मेरे माँ बाप ने ऐसे देखी पिक्चर, मेरे माँ बाप को पिक्चर में कुछ भी राजनीतिक नहीं लगा, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा अरे यार अच्छा हुआ तुम जो है ट्विटर पे बोलते रहते हो उल्टा सीधा, इस फिल्म में तुमने कुछ किया नहीं है ऐसा। तो इसलिए उनको अच्छी लगी। कोई और है उसके लिए कुछ और है, किसी को थ्रिलर चाहिए, किसी को चाहिए कि यार कुछ तो अनुराग कश्यप का ट्विस्ट आना चाहिए। ये कौन, मेरे को एक तो फिल्म क्रिटिक ने यहाँ तक भी बोला, इज इट इवन अ कश्यप फिल्म। वही एक बात मुझे अखरी, मुझे कुछ नहीं करता है, मुझे एक बात अखरी है क्रिटिक की, उसने कहा इज दिस इवन अ कश्यप फिल्म। मैं कहा यार अगर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करोगे मैं क्यों, मतलब वो बात तो आप लेके चलो। आप बोलो कि इट्स अ बैड फिल्म, या अनुराग जो कहना चाह रहा था नहीं कह पाया, या मैं जो कहना चाह रहा था उस तक नहीं पहुंचा, खराब थी फिल्म, बोरिंग थी, जो भी कहो मैं बर्दाश्त करूंगा। तो इस दिस इवन कश्यप फिल्म तो मैं पहली बार मेरे को लगा ये किस तरह का, ये आदमी अपने एक्सपेक्टेशन को रिव्यू कर रहा है कि ये फिल्म को रिव्यू कर रहा है, क्योंकि खराब रिव्यूज तो हम लोग को बहुत आदत है, और हमें तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मेरे माँ बाप को ही मेरी गिन के 3 फिल्में पसंद आई होंगी इतनी सारी फिल्मों में। पिताजी को ज्यादा आई है, माँ को कम आई है। तो वही है कि सर लोग ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढने लग जाते हैं आपकी फिल्मों से। हम्म,
हाँ। कि मतलब मुझको ये तुरंत अभी अभी चाहिए कि मेरे जो इमोशंस है वो एकदम बाहर आए, मैं एकदम आगे बढ़ के बोलूं कि हाँ हम यहाँ के डॉन है और वो फैजल खान है। बिल्कुल ऐसी ऐसी सी चीजें लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब वो उनको नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि यार ये तो और मतलब। डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, बहुत हाँ लोग इस बात से डिसअपॉइंट, उनको लगा बैंक रॉबरी हुआ, कोई मरा नहीं, नाली में हाथ डाला हाथ कटा नहीं, हाँ एंड में कोई भारी ट्विस्ट हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ये मेरा काम नहीं है करना हो। और मैं खुद भी अपना मतलब अभी अब होता है, आप एक एक समय में पहुंचते हो लाइफ में, एक उम्र में पहुंचते हो, आप नई चीजें करना चाहते हो। मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ, मैं अभी 50 का हो जाऊंगा, और बेटी आपकी 19 की होगी, मेरी बेटी 19 की 20 की होने जा रही है। उसकी लाइफ को देखने का तरीका ही एकदम अलग है, उसके एक्सपेक्टेशन ही लाइफ से अलग है। हम लोग, अब हमारे स्ट्रगल अलग थे, तो सडनली आप जो सेकेंडरी हो जाते हो। तो मेरा क्राइसिस तो ये है कि यार मैंने, ऐसा क्यों होता है। मैं जब सुजीत सरकार ने फिल्म बनाई गुलाबो सिताबो, मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे लखनऊ याद आ गया, मेरे को बहुत जलन हुई। मैंने जूही चतुर्वेदी को फोन किया, सुजीत को फोन किया, मैंने कहा यार तुम लोग कैसे कर लेते हो। और फिर मैं सुजीत और रोनी से जलन के मारे लड़ाई भी किया। मैंने कहा तुमसे कोई क्यों एक तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन होता, मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन कोई करता है कि मैं गैंगस्टर बनाऊं, या हमेशा जो है कोई ट्विस्ट डालूं या कोई भारी भरकम चीजें करूं। मुझसे क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन होती, तुमसे क्यों नहीं होती। तो ये जलन थी एक फिल्म मेकर की दूसरे फिल्म मेकर से जलन। तो सुजीत हंस रहा था, सुजीत वो बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें करने को बोलता है कि तुमको ऐसा लगता है, लेकिन मैं हर फिल्म बनाता हूँ तो लोग मुझसे पिछली फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो उनको अच्छी लगी होती है। तो ये दिक्कतें हैं सबकी, ये जो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब मैं जब फिल्में देखने जाता हूँ, सीधा मैं हमेशा सिनेमा हॉल में तीसरे चौथे रो में सेंटर में जाके बैठता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे और फिल्म के बीच में कोई ना आए, इंक्लूडिंग माई ओन एक्सपेक्टेशन। लेकिन वो सिनेफाइल्स होते हैं, वो सिनेफाइल्स के साथ ही अक्सर होता है, जो जो एक्चुअल सिनेफाइल्स होते हैं, जो सारी फिल्में कंज्यूम करते हैं, वो होता है। वो जब आप धीरे धीरे फिल्मों के बारे में लिखने लग जाते हो, तो फिर जो है ना, आपके माइंड जो है थोड़ा सा चेंज होने लगता है। सर मैं तो कहती हूँ कि ऐसे आई एम नॉट अ सिनेफाइल एज सच, इतने बड़े बड़े एडजेक्टिव्स मैं नहीं यूज कर सकती अपने लिए, पर फिर भी मुझे लगता है कि चोक्ड से जो टेक अवे है that could actually be the crystallization of your own interpretation of what the film is, not हम्म। necessarily what Anurag Kashyap is trying to show you. You करेक्ट। could like just come up with like whatever. तो एक तरह से कि 50% फिल्म हमने आगे बढ़ा दी, हाँ। अनुराग कश्यप ने आगे बढ़ा दी। अगला जो उसका और जो दूसरा हिस्सा है 50% का, वो तुम अपने तरफ से थोड़ा वर्क करो। तो आई हाँ। थिंक इट इज, आई फील लाइक मतलब काफी मतलब लेकिन वो भी आइडियोलॉजिकल वो टाइप, भी वो सूडो वो भी इंटेलेक्चुअल टाइप बात है। नहीं, बट वो भी आपका आइडियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। ये आप जैसे बात कर रहे हो ना, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ मी 20 years ago। दैट्स ट्रू। हाँ, यू आर आई एम रिमाइंडिंग मी ऑफ मी लर्निंग। 20 years। तो 20 साल पहले मेरा मैं ना गुस्सा हो जाता था कि तुम कैसी ऑडियंस हो, तुमको समझ में नहीं आया डायरेक्टर ये कहना चाह रहा है। हम लोग ने फिल्म देखने का एक तरीका बनाते हैं, फिल्म इज सपोज टू बी वॉच लाइक दिस। सबका अपना तरीका है, और अपने ही तरीके से। और उसके बावजूद जैसे कुछ क्रिटिक्स हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, और वो उनके क्रिटिसिज्म नहीं, मेरे को उनका वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि वो मेरे समकालीन है। उनका क्रिटिक एज ए क्रिटिक, उनका जैसे नम्रता जोशी हुई, राजीव मसंद हुए, शुभ्रा गुप्ता हुए, ये जो लोग हैं, इन्होंने फिल्म क्रिटिसिज्म तब चालू किया था जब मैंने फिल्म करियर चालू किया था। तो हम समकालीन हैं। सो इनका ओपिनियन मुझे, मेरे लिए हमेशा मैटर करता है। तो इनको जब मेरी फिल्म बुरी लगती है ना, तो मैं 2 सेकंड के लिए रूठ के बोलूंगा, अब तुमको जब तक मेरी अगली फिल्म अच्छी लगेगी ना, तो मेरे को इनका वैलिडेशन चाहिए। कि मैं जब तक, मैंने शुभ्रा गुप्ता को ट्विटर पे भी वो लिखा, मैं कहा जब तक तुम मेरी फिल्म तुम्हें शुरू से आखिर तक अच्छी नहीं लगेगी, हाँ तब तक जो है मैं, उसने बोला तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, मैं कहा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो शी सेड मेरे को तुम्हारी 3 फिल्में अच्छी लगी। तो मैं कहा 15 फिल्म 20 फिल्में बना चुका हूं, उसमें से सिर्फ 3 अच्छी लगी है, कितना खराब स्कोर है। सो तो वो जो चीजें हैं होती रहती है। 20 साल पहले मैं बहुत ही ऐसा होता था, सबको बोलता था बैठो देखो शांत रहो। वो नहीं, वो एक पॉइंट पे मतलब अभी मैं सिर्फ फिल्म रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन तो वो तो एक्सपेक्ट करना, उतना ही एक्सपेक्ट करना है कि हमारी जनता जब वोट करने जाती तो ये समझे, ये सोचे। जो हम लोग का गुस्सा होता है ना, निकलता है ट्विटर पे कि सरकार के खिलाफ, कि ये सरकार ऐसे क्यों नहीं कर रही, वैसे क्यों नहीं कर रही। और जब लोग नहीं देख सकते हमारे कारण, क्योंकि वो उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, तो वो आपको फिर गुस्सा आता है ना। ये फिल्म के साथ भी वैसे ही सेम चीज है। तो वो फायदा नहीं है उसका।
नहीं, वही जो आप बोल रहे हो ना 20 साल पहले, वो है, मुझे आ जाता। आप कितना भी समझा लोगे ना मुझे, कल मैं फिर कोई फिल्म देखूंगी और अगर जो मेरे साथ देख रहा है उसको नहीं समझ आएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तो मतलब कम से कम सोचो पिक्चर के बारे में। सब कुछ थोड़ी ना तुमको प्लेटर पे सर्व करके देंगे, इतना क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए? अगर तुम अनुराग कश्यप की फिल्म में देख रहे हो, कम से कम फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कष्ट कर लो, उसके बाद तुम डिसाइड करो whether you like it or you don't like it despite all of that. But I still feel this is one way to watch cinema. दो तीन तरह हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते होंगे पिक्चर देखने के, कि तुमको सब कुछ सामने मिल जा रहा है, तुम्हारे सारे इमोशंस ग्रेटिफाई हो रहा है। हो सकता है कि कुछ फिल्मों में शायद वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिले, नॉट लाइक इंस्टेंट नूडल्स एंड यू हैव टू एक्चुअली वर्क फॉर इट। That is what I think. Everybody can have their own thing about it, but that's my personal opinion हाँ about the नहीं, whole करेक्ट thing. है। आपका ओपिनियन हर समय वाला, आपका ओपिनियन भी उतना ही करेक्ट है जितना किसी और का। और सब सही है, और सब समय के साथ बदलता है, सब समय के साथ साथ होता है। धीरे धीरे पता चल रहा है ना, अच्छा। मैं जब जितना uh, अभी ये चीजों में सार्केज्म ज्यादा होता है, मेरा डायरेक्ट एंगर कम होता है, तो लोग अभी भी एंग्री यंग फिल्म मेकर ढूंढते हैं मेरे अंदर, जबकि मेरा एंगर अंदर से काफी कम हो चुका है। उसको सार्केज्म तंज में बदल चुका है, कभी ह्यूमर में बदल चुका है। और अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा विरक्ति आने लग गई चीजों से मुझे, और कुछ पता नहीं क्या कहानियां कहनी है जो लोगों को तो पसंद ही नहीं आएंगी कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसी कहानियां। मतलब जितने लोग मुझे कहानियां भेजते हैं उसमें से गारंटी के साथ 50% कहानियां गैंग्स ऑफ समथिंग ही होती हैं। कि सर आपको पता नहीं है, हर शहर में हर गांव में गैंग है भारत के, और हर शहर और गांव से मुझे फोन आ चिट्ठी आ चुकी है, सर आपको पता नहीं यहाँ पे किस तरह का संहार हुआ है, मारकाट हुई है, ये गैंगस्टर, आप इनके ऊपर एक फिल्म बनाइए। अरे मैं ठेका ले रखा क्या गैंगस्टरों के ऊपर फिल्म बनाने का। सर, आपको पता है मैं ना भागलपुर बिहार से हूँ, ठीक है? हाँ। तो जब मैं, बहुत छोटा शहर है, तो अगर कभी कोई मुझसे पूछता है अच्छा कहाँ से हो, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं भागलपुर से। समझ में नहीं आता है, फिर मैं बोलती हूँ कि जहाँ पे सुल्तान खान को गोली लगी थी ना, वहां से हूँ मैं। तुरंत समझ आया, अच्छा वो, उसके बाद जज करने लग जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब छोटे शहरों में यही सब होता है, अच्छा तुम भी गन लेके घूमती हो। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, हमने तो फिल्मों में देखा है। सर एकदम हाँ। स्टीरियोटाइप बन गया। पहले तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दीजिए एक बार, कम से कम। हाँ। अरे वो तो स्टीरियोटाइप बहुत जरूरी है ब्रेक करना। मेरे को अब यूपी बिहार की एक बिना बंदूक वाली कहानी कहनी है, बहुत ही सिंपल सादी। भागलपुर से एक्चुअली मेरी मामी है, भागलपुर से। अच्छा। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस भी है भागलपुर से, नेहा शर्मा। मेरे स्कूल से हो। अच्छा आप तो स्कूल से हो। तो वो भी भागलपुर से है। हाँ। हाँ, मेरे सीनियर थी, मतलब सुपर सीनियर थे सब, मैं बहुत जूनियर हाँ। थी जब भी। हाँ, तो वो तो है सर। सर आई नो, ये सब चीजें तो खैर चलती रहती हैं, मजा भी आता है, ठीक है, हाँ, बोलने में कि हम बड़े डॉन वहां से हैं, चाहे हो कुछ नहीं। लोग कहते हैं, मैं कहती हाँ हूँ आई मतलब हैवंट किल्ड एनीवन येट। हाँ लेकिन एटीट्यूड तो है। भागलपुर से तो बहुत खतरनाक खतरनाक कहानियां भागलपुर में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी चिंटू का कहानियां। बर्थडे। चिंटू का बर्थडे। तो वो सब तो है। अच्छा, आई उसकी बात करना चाह रही थी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी अबाउट, आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस दिस विथ यू मैसेजेस पे, बट टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे हाँ। आपने एक एक ट्रेडिशन आप लेकर के आए हो, मतलब मेन स्ट्रीम से हट करके, दैट पहले ऐसा होता था कि एवरी कैरेक्टर इन अ फिल्म और एल्सवेयर was there to support the story of the protagonist. हम्म। लेकिन अगर हम आपकी फिल्में देखें तो उसमें ये होता है कि ना एवरी लास्ट कैरेक्टर हैज गॉट एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। उसकी या। अपनी अपना एक सॉलिड मतलब पर्सनालिटी होता है, उसको वो स्टैंड अलोन पर्सनालिटी होती है, उसको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है स्टोरी से। अब चाहे वो डेफिनेट हो, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे कोई भी, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का ही आप ले लो स्टोरी। इनफैक्ट जो वो वाली आपकी फिल्म थी येलो बूट्स, I don't know why हाँ। people don't talk about it. It's one of the brilliant, most मतलब मेरी तो one of the favorite films. वो उसमें एक गैंगस्टर अनकंफर्टेबल है। था ना। हाँ, हाँ, उसमें चिटियप्पा। उसमें हाँ, चिटियप्पा। उसका, या उसका कैरेक्टर सर इतना सही है। एंड दिस गाय इज मतलब वो गैंगस्टर भी है, पर उसको इनसिक्योरिटी भी आ रही है, उसको लग रहा है कि यार उसका लड़की के इमोशनल सामने ट्रॉमा इंप्रेशन है। खराब हो। हाँ। गैंगस्टर विद एन इमोशनल ट्रॉमा है। तुम कैसे टीवी बंद कर दिए हो,
हम करके दिखाते हैं ना, हमको आता है। सो दैट काइंड ऑफ इमोशन, वो एक लेयर ऐड हो जाता है, जो एक कहते हैं ना कि कन्वेंशनल गुंडा से हट करके आप इस तरह से कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं। So, हम्म। एक तो I want you to talk about this. Second, I also, with respect to the same thing, also wanted to ask कि ये चीज चोक्ड में कहीं ना कहीं म्यूट हुई है या फिर क्या हुआ है? So yes. नहीं मतलब चोक बहुत ही एक सीमित दायरे की कहानी है। चोक जो है बहुत सीमित दायरे की कहानी है। जैसे जैसे आप चितियप्पा और रेड्डी के बीच में एक पैरेलल है। जैसे वो गैंग गर्ल इन येलो बूट्स में चितियप्पा था, इसमें रेड्डी है। पर रेड्डी गैंगस्टर नहीं है, रेड्डी होटल ओनर है। रेड्डी जो है आदमी है जो स्कीम है, और उसको लगता है कि वो लोगों को डरा करके काम करे, लेकिन रेड्डी, मुझे नहीं लगता रेड्डी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी को मार सके। रेड्डी ट्राई करता है गैंगस्टर बनने की, रेड्डी ट्राई करता है इंटिमिडेट करने की, लेकिन उसको बस सुशांत भी एंड में चढ़ गया तो घबरा जाता है। हाँ, जब लड़की भी रुक गई और घूम के बोली क्या चाहिए तुमको, तो मैडम कॉफी पियेंगे आप, तो उसको लगता है कि वो गैंगस्टर है, लेकिन वो रेड्डी गैंगस्टर नहीं है। और क्योंकि वही है, मतलब उसको हमने शुरू से बोला था ये बहुत बुरा आदमी नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, ये बहुत ही बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट है, लेकिन वो लो लेवल पे ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिस्ट है। ये हाई लेवल पे भी ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो 50,000 रुपए चेंज करवाना चाह रहा है। हाँ, और वो एक अलग से अपना हर कोने कोने में दुकानें खुल गई थी उस समय, अगर आपको याद है। हाँ, छोटे से दुकान वाले के पास जाओ, ग्रोसर के पास जाओ, तो वो भी ऐसा 60-40 में आपको नोट चेंज करने को देता था, बिकॉज जो शॉप ओनर्स होते हैं या जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको बल्क में पैसा जमा करने को मिलता था डेली बिजनेस का। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते थे। तो रेड्डी वो है। तो हमने क्योंकि उसको ट्रीट इस तरह से किया, तो वो सस्पिशियसली, बिकॉज वो कहानी के लिए हम लोग उसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। रेड्डी एक्चुअली ना तो गैंगस्टर है, ना विलेन है, ना कुछ है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही, वो हम लोग फिल्म में अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब कहानी कहानी चलती रहती है, और हम बहुत सारे स्टोरीज हैं डिमोनेटाइजेशन के, आप सब इंक्लूड नहीं कर सकते हो। मतलब अलग कहानी, अगर फिर वो सिर्फ सिर्फ डिमोनेटाइजेशन पे फिल्म बना रहे हो तो एक अलग है, फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। बट रेड्डी, अगर सरिता बैंक में नहीं काम करती होती तो रेड्डी का कैरेक्टर नहीं होता फिल्म में। अगर सरिता कहीं और जॉब कर रही होती तो रेड्डी का कैरेक्टर सिर्फ फोन पे ही रहता है जो उधार मांग रहा हो, क्योंकि वो उधार बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, सो वो उतना ही सीमित है वो। और हमारी फिल्म हम लोग बेसिकली ये बहुत सारी चीजें हम लोग ने जब डिस्कस की कि पैसे कैसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये था कि पैसे अगर मिलेंगे सबसे पहले तो दिनेश को मिलेंगे जो सबसे नीचे रहता है। फिर उससे उससे ताई को पता चला होगा। सरिता बिल्डिंग में रहती ही नहीं है, वो तो सुबह निकल के काम पे आती है शाम को। हाँ, तो पैसे सरिता को जब मिलते हैं तो सरिता को लगता है कि सिर्फ उसको मिल रहे हैं, और हम कहानी सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बाकियों के पर्सपेक्टिव से हम देख ही रहे हैं। ताई ने तो शादी ही अरेंज करनी तब चालू की होगी जब उसको पैसे मिलने चालू हुए। तो पैसे सबको मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि हम कहानी सिर्फ सरिता के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम उतना ही देखेंगे जितना सरिता देखेगी। हमें उतना ही मालूम चलेगा जितना सरिता को मालूम चलेगा। तो दोज आर द चॉइसेस यू मेक एज अ फिल्म मेकर व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी। उसके बियॉन्ड जाना फिर वो एक उस तरह का मैनिपुलेशन है, जो कि मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हो फिर सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो है कहानी में खतरनाक सी एंडिंग चाहिए, या कुछ ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। मैं पहली बार लाइफ में बहुत सिंपलीफाई करके कहानी कहना चाह रहा था, और बहुत सारी चीजें ना कहने के बजाय हम लोग जो है दो ही बातें कह रहे हैं। एक शादी की बात कर रहे हैं, और उसके नीचे साथ साथ जो है हमारा सिस्टम जैसे चलता है उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी सरकार है जो हमेशा ओमनी प्रेजेंट है लेकिन दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ तभी दिखाई देती है जब वो अनाउंस करना होता है, जब अनाउंसमेंट होता है। दैट्स व्हाई जब आपने पूरी फिल्म में देखा होगा, हमने विजुअल जो है सिर्फ एक ही बार वो तभी का यूज किया जब कुछ कुछ प्रेजेंटेशन है, जब होता ना अनाउंसमेंट है। अदरवाइज वो एक ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है, और क्योंकि वो कुछ करती भी नहीं है अनाउंसमेंट के अलावा। तो कहानी पर फोकस यही था। जैसे बैंक रॉबरी के टाइम भी था कि बैंक रॉबरी में क्या करना है। अब उसको बैंक रॉबरी की तरह नहीं शूट कर सकते। वो पूरी बैंक रॉबरी सरिता के पर्सपेक्टिव से वो देख रही है। वो लास्ट डे है बैंक का पैसा चेंज करने का, इसलिए वो अपने पैसे लेके आई है। सुशांत ने भी पकड़ लिया है,
सुशांत को समझ में आ गया इसके पास पैसे हैं, तो उसको उससे भी छुपाना है, लास्ट डे उसको चेंज करना। आज नहीं चेंज किए इसने अपने खुद के पैसे, तो खुद के पैसे भी बैंक में रह के नहीं चेंज कर पाएगी। और उस समय बैंक रॉबरी, तो पूरी बैंक रॉबरी सरिता के पर्सपेक्टिव से, सरिता है वो देख रही है रॉबर्स क्या कर रहे हैं, और उसकी नजर सिर्फ उसके खुद के बैग के ऊपर कि जो भी पैसा ले जाओ मेरा बैग मत छूना। और जब उसका बैग लेने जाता है वो रिएक्ट करती है। उस बैंक रॉबरी का पर्पस भी वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कैसे पैसे लेके निकले, कैसे पकड़े गए, वो कहानी का हिस्सा नहीं है। कहानी का हिस्सा फिर उसके उनके पकड़े जाने के बाद का है। सो ये एज अ फिल्म मेकर जब बैठते हो तो आप चीजों को चुन चुन के कि ये नहीं, ये हम लोग इतनी बड़ी कहानी कह रहे हैं, कितनी छोटी कहानी कह रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग अपने चुनाव करते हैं। वो इंस्टेंस जहाँ पे वो आगे बढ़ के, मतलब वो पहले तो देखती होती है कि ठीक है वो मेरे पैसे नहीं टच कर रहे हैं, एकदम से जब देखती है कि उसके पैसे के ऊपर वो, शी इज नाउ नॉट स्कैर्ड एनी मोर कि भाई वो रॉबरस है, ना, वो तुमको गोली मार देगा। सो दैट एक्चुअली जस्टिफाइज जो एक सब टाइटल आपने दिया है कि पैसा बोलता है, लाइक मनी कैन मेक हम्म, यू, आई डोंट नो, इनविंसिबल, या यू जस्ट लाइक नॉट स्कैर्ड एनी मोर, यू जस्ट गो। हाँ यू गो। और जैसा उसका, हाँ जैसा उसका कैरेक्टर है सरिता का, वी हम्म, कांट एक्सपेक्ट दिस, सो दैट करेक्ट, एलिमेंट ऑफ शॉक कम्स कि अरे दिस हाँ, इज हाउ द कैरेक्टर कैन चेंज, या, जब उसके पास पैसे आ जाए, और जो हम्म, उस चीज से, तो मतलब इस तरह से इवोल्यूशन आप करते हो अपने कैरेक्टर्स का। स्पेशली ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट विमेन इन योर फिल्म्स, हम्म, सो कोई भी फिल्म उठा लो आप, दे आर नॉट जस्ट वेरी लीनियर पर्सनालिटीज नहीं होती है, काफी ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, उनके अपने फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ क्राइसिस चल ही रहा होता है। ह्यूमन तो बींग्स एक होते हैं गुड, ना, हम्म, द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। या, फॉर मी आई लाइक टू सी विमेन एज नॉर्मल ह्यूमन बींग। मतलब या, मेरी दिक्कत सिनेमा के साथ ये है कि आप जो है फिल्मों में जो आपके पात्र होते हैं औरतों के, उसको आप उनको आप इस्तेमाल करते हो फिल्म डेकोरेट करने के लिए। दैट्स राइट, हम्म, वो फिल्म की जो दुनिया उसको इनहेबिट नहीं करते ये लोग। सो आई डोंट सी एनीथिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डेलिबरेटली शो देम पावरफुल, वॉट एवर, आई शो देम एज दे आर, their vulnerabilities, their flaws, they're real. They're survivor, they're survivors. They do what they do. So for me, it's very important for them to be real and believable. And I या, like I like flawed characters. My male characters, female characters, everybody is flawed. मतलब जो बहुत ही, अगर कोई चीज फ्लॉड नहीं होती तो फिर वो मेरे लिए बहुत वुडन हो जाती है। हमारे तो प्रोडक्शन डिजाइन में भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी फिल्म में वो दीवारें हों तो टूटी हुई दीवार को जबरदस्ती पेंट नहीं करते, उसको टूटा रहने देते हैं। हम लोग के दरवाजे हो, लोकेशन हो, जो भी चीजें हैं जैसी है उसको हम लोग वैसा छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया वैसी है। हमारी आदत है हमारी फिल्मों को सुंदर दिखाने की, हर चीज को हम सुंदर बना देते हैं, और हम सुंदरता ढूंढते नहीं है उसमें जो कि जैसा है। सो बहुत, मतलब लकीली मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, मेरे कैमरामैन है सिल्वेस्टर है, या प्रोडक्शन डिजाइनर है, चाहे वो शाजिया रही हो, चाहे रवि श्रीवास्तव हो, चाहे वासिक खान थे पहले, हमारे राजीव रवि जो कैमरामैन थे। हम लोग चीजों को वैसे ही रहने देते हैं, हम लोग चीजों को जाके फिर कैप्चर करते हैं। और अगर सेट बन रहा हो तो सेट में फ्लॉज हम लोग फिर बनाते हैं। तो बहुत जरूरी है दैट्स, चीजों का फ्लॉड रहना, क्योंकि जब चीजें बहुत परफेक्ट होती है तो हम फॉल्स एस्पिरेशन सेट करते हैं। वो काम एडवर्टाइजिंग का है। एडवर्टाइजिंग एस्पिरेशनल होती है, और सिनेमा एस्पिरेशनल जब होता है तो थोड़ा सा मुझे मुझे गड़बड़ लगता है। ये बात अलग है, लोग मतलब मुझे बहुत डांट पड़ती है उसके बारे में। जावेद साहब कहते हैं आप थोड़ा सा एस्पिरेशनल बन जाएं और एंड में जिता देना प्रोटैगनिस्ट को, तो आप की फिल्में भी पैसे कमाने लग जाएंगे। yeah, that's right. तो वही मतलब आई एक्चुअली वांटेड टू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, कि ये जो आप विमेन को आप कैसे अपने विमेन कैरेक्टर्स को आप बिल्ड करते हो, व्हिच इज सो फ्लॉड, एंड वी एक्चुअली टेंड टू बी अट्रैक्टेड टू ब्रोकन थिंग्स, या, जितनी भी, कोई भी कैरेक्टर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट विमेन कैरेक्टर, कोई भी हो, they are all broken, they are all flawed, which is why I think we are able to relate and empathize more with them, कि यार ये तो हमारे हाँ जैसा बोल रहा है, मतलब ये तो मेरी स्टोरी है। हमारा सिस्टम ही ब्रोक है ना, सबको जो हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है। हम लोग की मतलब अभी मैं बोलता हूँ हालत खराब होती जा रही है। ये साल ही बहुत अजीब से, ये साल तो बहुत ही ज्यादा नया है अपने आप में। ऐसी ऐसी चीजें हो रही जो आपने कभी सोचा ही नहीं था।
कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से अभी पैंडेमिक आ गया है। अभी सडनली बोलता है कि भाई तुम लोग अपने अपने सारे प्रोटेस्ट और अपनी दिक्कतें अपने पास रखो, सबसे सबसे खतरनाक तो वायरस है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, हर कोई जो अपने आप को स्ट्रांग पोर्ट्रे करता है वो भी ब्रोकन ही है अंदर से। ऐसा कुछ नहीं जो ब्रोकन नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से तो टॉप टू बॉटम हमारे, चाहे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ सबके अंदर ही टूटा है। और जो, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उसका। हाँ एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, मतलब हम्म। एक्सेप्ट कर लो यार कि है, हम ब्रोकन है और ठीक है, दिस इज वेरी ह्यूमन। या सो बिकॉज इट इज नॉट वेरी वाइडली एक्सेप्टेड कि मतलब नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कों को, नहीं मत रो तुम, ये मत करो वो, इन चीजों के बारे में काफी बातें वैसे हो चुकी है, बट फिर भी ऐसे नहीं है कोई बहुत फर्क पड़ा है उससे। डायलॉग्स तो होते ही रहते हैं, बट स्टिल। सो ऑल्सो वन मोर थिंग, यू नो, टॉकिंग अबाउट लाइक योर फिल्म चोक्ड, या फिर कोई और भी आप फिल्म उठा लो, डेव डी हो, या फिर येलो बूट्स विच इज लाइक माय फेवरेट फिल्म, any film of yours. So it's, you know, do you think कि ऐसा होता है कि it's almost like um, a place जहाँ से कि आप लोगों को, you know, you're showing them the state of affairs or one part of reality from up close, जैसे कि चोक्ड में भी है डिमोनेटाइजेशन जो भी है, या बैंक के एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक तरह से सिस्टम है। सो विदाउट गिविंग देम दिस होल यू नो आइडिया ऑफ, और दिस होल मतलब इस कहानी से हमने क्या सीखा, मोरालिटी, without this, you know, besides that you're just showing them from up close कि मतलब देखो ऐसे चीजें हैं, बाकी तुम अपना सोच लो जो भी है। So do नहीं you think मतलब फिल्म, you're hmm, नहीं हम लोग बहुत कुछ नहीं, मैं मेरा बहुत एक, कि आप एक कहानी आप कहना चाहते हो ना, hmm, मैं कहानी का सच पकड़ के कहना चाहता हूँ। कहानी के सच को मैनिपुलेट करके उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो परसूट है ही नहीं। जो कहानी का जो ट्रूथ है उसको पकड़ के चलो, और उसमें जो भी आएगा वही आएगा। hmm, मतलब बहुत, उसको छोड़ना मुझे डिफिकल्ट लगता है। और उससे ज्यादा भाषण देने से बचता हूं मैं, बिकॉज एक आदमी का ओपिनियन, एक आदमी का जवाब दूसरे आदमी का सवाल हो सकता है। मतलब एवरी आंसर, एवरी क्वेश्चन लीड्स टू एन आंसर, एंड आंसर लीड्स टू अ फर्दर न्यू क्वेश्चन। जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो तो आर्ग्यूमेंट में लूप चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो तभी खत्म होता है जब एक आदमी शांत हो जाए और एक्सेप्ट कर ले। hmm, तो जब भी फिल्म बनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये पूछते हैं, फिल्म कहाँ पे बेस्ड है, फिल्म का मिल्यू क्या है। और फिल्म का मिल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म जो है मिल्यू के हिसाब से चेंज होती है। हमने अगर मन मर्जियां पंजाब में बनाई है तो पंजाब में, कहा अमृतसर में बनाई है तो अमृतसर में जब लोकेशन ढूंढते हैं तो उसके हिसाब से कहानी ऑल्टर होती है और चेंज होती है, अडेप्ट करती है hmm, अपने आप को। वही मन मर्जियां की कहानी अगर मैं वहां से उठा के लखनऊ ले जाऊं या फिर कानपुर ले जाऊं, तो वो पूरा एटीट्यूड और बदल जाएगा। वहां पे चीजें और बदलेंगी, कॉस्ट्यूम्स बदल जाएंगे, कल रंग बदल जाएंगे। वही इसी तरह चोक की कहानी अगर ये मिडिल क्लास बॉम्बे का नहीं होता और ये नॉर्थ इंडिया में कहीं होता जहां पे इस तरह के बिल्डिंग्स ही नहीं होते थे, जहाँ सिंपल सिंपल मकान होते हैं, hmm, तो वहां पे कुछ और ही कहानी होती। जहाँ मतलब ये देख के लगता है कि ये सरकारी टाइप मकान बने हुए हैं, एक जैसे, एक दूसरे का रेप्लिका है, पुराने हैं, महाडा टाइप की बिल्डिंग है। सो कहानी का पहले मिल्यू सेट होता है, फिर ये सेट होता है कि ये कैरेक्टर्स कौन है। तो ये कैरेक्टर्स है, अगर ये सिंगर बनने आई थी बॉम्बे तो ये बाहर से आई होंगी। तो बाहर से कहाँ से आई है, मैं नॉर्थ इंडिया, इनको नॉर्थ इंडियन इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरी मेरे से नॉर्थ इंडिया को लेके बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन होता है ना तो लोग फिर भाषा और ये और वो, मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं उनको चाहता था कि ये कैरेक्टर साउथ से आए। तो चेन्नई से तो आ नहीं सकते क्योंकि चेन्नई में हेल्दी फिल्म इंडस्ट्री, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, हिंदी में गाना चाहता है, तो बैंगलोर से आए होंगे। तो hmm, बैंगलोर में मिले कैसे होंगे, अगर ये महाराष्ट्रन है तो ये कोंकणी है, ये कोंकण से है, ये साउथ से, ये दोनों मिले बैंगलोर में, वहां पे मिले, वहां प्यार हुआ, एक साथ बॉम्बे आए।
तो हम लोग इस तरह से चीजें डिसाइड करते हैं। तो एक एक कैरेक्टर उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। तो ऊपर वाला जो, अगर इस तरह के घर में ऊपर पॉलिटिशियन तो रहेगा नहीं, पॉलिटिशियन का घर होगा, उनके बड़े घर होते हैं, उनके घर होगा, तो घर का पर्पस क्या है, वो किराए पे तो दिया नहीं है, तो घर का पर्पस कुछ और है। तो छोटी छोटी चीजें डिस्कस होती हैं, और फिर बाकी सब जो है हमारे, जो टीम है वो लेके आती है अपने साथ। तो प्रशांत सावंत है जिसने कॉस्ट्यूम किया हुआ है, और वो खुद मिडिल क्लास महाराष्ट्र है। मैं उसको क्या बताऊंगा कैसे कॉस्ट्यूम करना है, उसको मुझसे ज्यादा पता है। तो वो लेके आता है। फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि चलो, कॉस्ट्यूम तो उसको पता है क्या करना है, रंग की बात, रंग चुनने की बात आती है, किस तरह के रंग हम लोग। तो मेरा सिनेमेटोग्राफर और प्रोडक्शन डिजाइनर ने बैठ के ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं उसको बोलता हूँ रंग पूछना जाके सिल्वेस्टर से पूछो। तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। तो फिल्म फिल्म जो है ना, अगर फिल्म को आप देखें उस बिल्डिंग की तरह, तो अगर हर आदमी अपने हिस्से का काम करेक्ट कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है सेट पे, उस हिसाब से वो फिल्म बन जाती है और मिलियो में सेट हो जाती है। हम लोग कास्टिंग करते समय फिर यही होता है कि हम लोग कास्ट कहाँ से चुन रहे हैं। हम लोग कास्ट जिस को आप प्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट करवा रहे हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है फिल्म, उन्हीं में से एक्टर्स चुनो। हमारे एक्टर्स भी मिडिल क्लास महाराष्ट्र में। हमने हमने दो जगह जो है हम लोग डिविएट हुए हैं पूरी फिल्म में। उपेंद्र लिमे ने रेड्डी का रोल किया। अब उसमें यह था कि हमको चाहिए था साउथ इंडियन जो बॉम्बे में पला बढ़ा है, होटल बिजनेस का रेड्डी। सो बॉम्बे के रेड्डी में से एक्टर्स ढूंढना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उपेंद्र लिमे से हमने वो रोल कराया, एंड ही वर्कड ऑन द एक्सेंट एंड टोन एंड एवरीथिंग। वो अच्छा, वो इतने सीनियर एक्टर, इतने कमाल के वो आए, अच्छा लगा मुझे। फिर दूसरा, सुशांत जो है एक्चुअली मलयाली है, लेकिन उसको हमने फिल्म में तमिलियन बन दिखाया। तो ये दो जगह हम लोग डिविएट हुए बिकॉज वो और कारणों से हम लोग ने उसको क्रिएट किया। सर एक और चीज, जैसे अभी आपने बोला ना कि आप सच दिखाना चाहते हो, ठीक है, जो है उस कहानी का सच पकड़ के उसको आप दिखाना कैरेक्टर का चाहते हो सच, आप जो हाँ, स्टोरी का जो एक सच हम्म होता है वो अपने आप में डिसाइड होता है, उसका ट्रूथ, बस वो। हाँ, हम्म हमें तो डिमोनेटाइजेशन का सच नहीं दिखाना है बार बार, हाँ, ऑफ क्योंकि कोर्स, वो बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स। वो बहुत बड़ा है। हम्म उसके हम्म सबके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अलग है। तो यहाँ पर सरिता हम्म, का जो एक्सपीरियंस रहा हाँ। डिमोनेटाइजेशन का, यार, इट्स लाइक हर पार्ट ऑफ द ट्रूथ। सो कैन बी से आपको पता है कि जब मैं बताती हूँ आपको, आई when I was in college, I used to study literature, ठीक है, तो उसमें एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जेरेमी बेंथम की एक जो है ना वो पेनॉप्टिकॉन, अगर आपको पता हम्म, होगा, like a surveillance camera. So what surveillance cameras हाँ, basically they do is they just show things as they are. या कुछ उसमें अलग या कोई क्रिएटिव लिबर्टी या कुछ ऐसे नहीं है, showing things as they are. So can we say that your film, is also maybe something, that we can relate to जेरेमी बेंथम की जो पूरी फिलॉसफी है उसको लेकर के, पेनॉप्टिकॉन को लेकर के? या नहीं, मैं ऐसा सोच के तो फिल्म नहीं बनाता हूँ। थिंग इज, सी फिल्म फिल्म कौन सी आपको याद रह जाती है, जो आपके अंदर कुछ प्रोवोक करती है या कुछ इवोक कर जाती है। हम्म अगर आपके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं या कोई भी एक चीज, मतलब फिल्म में से मैं जो जब लोगों से बात करता हूँ, तो जो दो तीन चीजें से फिल्म सबसे ज्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं, जिन्होंने किस्से सुने, उनके लिए सबसे मजेदार है बैंक का ओपनिंग सीन जहाँ पे माइक्रोचिप की बात होती है। हाँ, हाँ जो फैमिली लाइफ में रहे हैं उनके लिए सबसे मजेदार सीन है जब वो बच्चे के ऊपर लड़ रहे हैं माँ बाप। हम्म, कई लोग रिलेशनशिप में जो रहे हैं वो किसी और चीज से रिलेट करते हैं जब उनकी बड़ी फाइट होती है। कई लोग शर्मिली ताई के रिएक्शन उनका फेवरेट सीन है। हम्म तो कौन सी चीज आपको कहाँ पे इवोक, क्या इवोक करती है और क्या प्रोवोक करती है, वो आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है। हम्म तो आप जो है, तो आपने जैसी फिल्म देखी वैसे कोई और नहीं देखेगा। यू विल इंटरप्रेट इट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। तो मैं जब कहानी, हम लोग फिल्म बना रहे होते तो ये कि ये कहानी है, ये फिल्म हम यही बना रहे हैं, हम इतना ज्यादा नहीं सोचते। इतना ज्यादा नहीं सोचते कि क्या फिलोसफी और क्या नहीं। हम लोग सिर्फ वहां पे सोचते हैं, सिंबॉलिक फिल्म वहां पे होती है जब हमें मालूम हम ये ऐसे नहीं कह सकते तो कैसे कहें। अगर कोई चीज हम ऐसे नहीं कह सकते तो कैसे कहें। जैसे सेलिब्रेशन का डांस हमने तमिल में क्यों रखा,
मैंने कहा था कि इसको वो ऐसी भाषा में रखें ताकि वो एब्सर्ड लगे फॉर ए हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। हाँ, और वो तमिल कुट्टू डांस है, मतलब वो कुछ वो सेलिब्रेटरी डांस है। हाँ, या और हम लोग ने ऐसे ही रखा बिकॉज नहीं तो वो अब उस मेरे लिए जब सॉन्ग्स को मैं पॉलिटिकल तरीके से यूज करता हूँ कई बार, मेरा जो राजनीति होती है वो गानों में होती है, पॉलिटिक्स होती है सॉन्ग्स में होती है, क्योंकि उसमें कहना आसान होता है और उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से भी कह सकते हैं। चाहे वो आप मुक्काबाज हो, गुलाल हो, ब्लैक फ्राइडे हो, किसी भी फिल्म में देख लें, गाने हमेशा पॉलिटिकल रहते हैं। तो हम लोग वही चीजें कहना चाहते हैं और उन्हीं चीजों को घुमाते हैं जो हम साफ साफ नहीं कह सकते बिकॉज हमें नहीं कहने दिया जाता। उसके बाद सामने वाला कैसे देखता है वो सिर्फ सामने वाले के खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो दैट्स फिल्में कैसे देखता है, तो वो या हमारे दैट्स हाथ में व्हाट नहीं मैं होता। तो वही जो कि अभी इस पूरी चोक्ड फिल्म के साथ यही तो हो रहा है अभी कि लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगा लगा के कहाँ से कहाँ फिल्म को पहुंचा दे रहे हैं, which is हाँ, actually nice. You know, I really like to read and I really like to watch people's हाँ, interpretation. It's अच्छा very है। interesting the way that they put it out. नहीं वो आई एम Yeah. सेइंग किसी को अच्छी लग रही है किसी को बुरी लग रही है, सब अच्छा है, वो सब फिल्म फिल्म की अपनी Hmm. नियति है। Yeah. मेरी जिम्मेदारी तो ये होती है कि अगर एक फिल्म आपने बनाई और उस फिल्म से कुछ लोगों को फायदा पहुंच रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो ठीक है, सब अच्छा है। Hmm. आप उसके उसमें आपको जो कहना है कहिए, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना बड़ा Yeah. एम्बिशन नहीं है कि हम फिल्म बनाएं और वो क्लासिक हो जाए। अच्छा, जो सेंसर बोर्ड का अब, डू यू थिंक यू नो दैट दे हैव आल्सो यू नो स्टार्टेड टू बी ओपन टू मोर इंटरप्रिटेशंस एंड अब एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, जैसे आपकी जो फिल्म थी 5 वो हाँ, नहीं रिलीज हुई, लेकिन फिर बट बाद वो में दिल्ली पे सेंसर रिलीज की हुई। नहीं नहीं 5 रिलीज नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग को समझ नहीं थी सीबीएफसी की। हम्म। सीबीएसई के 4 स्टेजेस होते हैं, हमें पता ही नहीं था कि और 3 स्टेजेस होते हैं। एग्जामिनिंग कमेटी ने हम्म। पिक्चर में रिजेक्ट कर दी तो हम्म। हम उस पर लड़ पड़े और फिर वो ईगो इशू हो गया। लेकिन रिवाइजिंग कमेटी ने पिक्चर बाद में क्लियर कर दी। रिवाइजिंग कमेटी में पिक्चर क्लियर हो गई 2 साल के अंदर, 5 रिलीज सेंसर से क्लियर हो गई थी। उसके बाद वो अटकी कहीं और जाके, वो हमारे प्रोड्यूसर की दिक्कतों में अटकी। वो फिल्म सहारा के पास है, सहारा के पास गिर भी पड़ी है वो पिक्चर, और वो सहारा के हाथ में अगर वो पिक्चर रिलीज करे या ना करे। ओके। सो सर आल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि अब जैसे कोविड आ गया है, जो भी अब दुनिया अब खैर पूरी बदल गई है, काफी चीजें बदल गई है, सिनेमा भी अब ऐसा हो गया है कि ठीक है बड़े बड़े पर्दे पे हुआ करता था कभी किसी जमाने में, नाउ इट इज ऑल कन्वर्ज टू लाइक हम्म, लैपटॉप्स, ठीक है। तो ये पूरा जो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहीं पे तो देखा है, कहीं पे तो सुना है, आपने बोला है कि आपकी फिल्में लोग टॉरेंट से डाउनलोड कर करके देखते थे पहले, करेक्ट, ठीक करेक्ट, है। अब वो करेक्ट। लीगलाइज हो गया है। सो हाँ, डोंट यू थिंक यू नो दैट इज आल्सो लाइक अ रेवोल्यूशन ऑन इट्स ओन, कि मतलब अब देखो मतलब मुझे ये मुझे कुछ। अब लोग पहले लोग मेरी फिल्में देखते थे उसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब चूंकि लोग फिल्म देखते थे तो मुझे फिल्म बनाने को मिल जाती थी, लेकिन बड़े टाइट बजट्स होते थे, बहुत मुश्किलों में फिल्में बनती थी। अभी मुझे क्या है कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कि फिल्म बनाने के लिए जितने ऑप्टिमम पैसों की जरूरत उतने मिल जाते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन देखते हैं तो उसका एक रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले ऑनलाइन पिक्चरें देखते तो उसका कोई रेवेन्यू नहीं था, तो उसका हाँ मुझे मुझे अभी एक डायरेक्ट फायदा मिलता है, पहले इनडायरेक्ट मिलता था। वही मतलब अब रिवोल्यूशनाइज हो गया है पूरी तरह से। हाँ, इज अभी इट बहुत डिफरेंट बहुत वर्किंग फॉर, इज इट डिफरेंट यू नो मेकिंग जैसे फिल्म्स दैट यू मेक फॉर लाइक द बिग स्क्रीन, और जैसे चोक्ड है वो स्पेसिफिकली सिर्फ नेटफ्लिक्स पे है, इज देयर एनी यू नो प्रोसेस में डिफरेंस या कुछ हाँ, ऐसा, ऑडियंस को लेकर के या कुछ ऐसा कुछ अलग? प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बल्कि नेटफ्लिक्स में तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्यूसी होता है, क्वालिटी चेक होता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों पे और एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें बल्कि और बेहतर है। मैं तो हर चीज फिल्म की तरह बनाता हूँ। मैं शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे भी डालूंगा तो भी वो फिल्म की तरह ही बनती है, वो कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बनती है। लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो गया, एक्सपीरियंस बहुत राइट। बेहतर हो गया। तो बॉक्स ऑफिस को लेकर के कोई वो सीन नहीं है कि मतलब पहले तो दो तरफ नहीं से नहीं आज अभी मतलब नहीं, एक हाउ बहुत मच। अच्छी बात हंसल मेहता ने एक बड़ी अच्छी बात ट्विटर पे कल कही।
कि पिछले हफ्ते चोक्ड आई, चिंटू का बर्थडे आई, इस हफ्ते जो है गुलाबो से हम्म। ताबो आई, और कोई एक हम्म। और फिल्म एक्सोन करके एक फिल्म आई है। हाँ, और पहली बार कोई ओपनिंग डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा है फिल्म ने फर्स्ट डे इतना कमाया, सेकंड डे इतना कमाया, पहली बार फिल्म डिस्कस हो रही है, अच्छी लगी या बुरी हाँ। लगी। बोला ये राइट। कितना अच्छा माहौल है, मतलब फिल्म का जो इन्वेस्टर्स का काम है ना, फिल्म का बिजनेस डिस्कस करना, पहले सारी जनता डिस्कस हम्म। करती थी। तो ये आर्टिकल्स जो आते है, थे लंबे लंबे। हाँ, अभी उसका जो प्रेशर चला गया, हम्म। वो बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी तो जैसे चोक्ड के बाद से लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अनुराग कश्यप has tried to reinvent his own style and is also like going into different things and trying out new things. अब हो गया मतलब एक step up. It's almost like step up. So can you also talk about कि आगे हम और क्या क्या expect कर सकते हैं? यार मेरी जर्नी तो मेरी अपनी है, मैं तो हमेशा वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है एक दिन मैं भी सठिया जाऊं, और मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हाँ, मैं वो नहीं करूंगा जो मुझसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। मेरे राइट। मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद आपको ये लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, और मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मतलब मैं हमेशा से पहले भी ये कहता था कि एक किसी भी क्रिएटर या फिल्म मेकर या किसी के सबसे बड़े दुश्मन उसके फैंस होते हैं। फैंस इसलिए होते हैं कि फैंस आपको बांध देते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, और मेरी दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है उनकी दिक्कतों के सामने, जो मुझसे ज्यादा भुगतते हैं फैंस को। जैसे शाहरुख खान जी को लीजिए, हम्म। अब शाहरुख खान से फैंस के जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मुझसे तो 1% भी नहीं है। तो उनको किस लेवल पे भुगतना पड़ता है। वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो, जब वो सेम चीज दोबारा करते हैं तो बोलते हैं यार रिपीट कर रहे हो। आदमी करे तो करे क्या। हाँ, तो है ना, सबसे बड़े दुश्मन आपके फैंस होते हैं, और फैंस के एक्सपेक्टेशंस अगर जिस दिन डिसाइड करने लग जाए कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आप जो है केटरर बन जाते हो। और केटरिंग अच्छा बिजनेस है, केटरिंग काफी अच्छा बिजनेस है, हेल्दी बिजनेस है, काफी कमाई होती है। लेकिन हम लोग तो बॉम्बे आए थे फिल्म बनाने के लिए, और सोचा था एक फिल्म बनाने को मिल जाए बहुत हो गया, हम लोग को तो इतनी मिल गई फिल्म बनाने को। तो अभी मैं क्या इसको धंधे में कन्वर्ट करूं। I just want to हम्म। make films, and I want to I'm privileged that I get to do what I want to do, and I want to continue making and exploring things. मुझे बहुत कहानियां राइट। कहनी है, बहुत सारी कहानियां कहनी है, और कहता रहूंगा आगे। जब तक मौका मिलेगा तब तक कहता रहूंगा, जब नहीं मिलेगा मैं। किताब लिखोगे सर कभी? अरे मुझसे नहीं लिखी जाती, मेरी ग्रामर में मेरे को इन्वर्टेड कॉमास और फुल स्टॉप और हलन और ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। मैं ना सर एक उसके लिए तो बहुत ऐप वैप है, ग्रामरली सही कर लेना ना। कुछ लिखो तो सही कम से कम, और नहीं, वैसे डिटेल में एकदम। मैं कोशिश किया हूँ, मेरी एक कहानी एक बार छपी भी थी कहीं पे, पता नहीं, नहीं हिम्मत होती मेरी। मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, हो ओके। सकता है किसी दिन स्क्रिप्ट स्क्रिप्टें छपे मेरे, पर उससे ज्यादा नहीं। राइट। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस कल जब मैंने पोस्टर वो किया हम्म, था, लाइव लिया था, उसके बाद बहुत सारे डीएम्स आए, काफी क्वेश्चंस। उसमें एक दो क्वेश्चंस बस मैंने लिख लिया बस। अब मुझे पता है आप हाँ, बिजी हो गए, नहीं आप नहीं। वापस चले जाना सोने को, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा इफ यू कुड जस्ट लाइक आंसर अ कपल ऑफ देम। सो अंकिता राठौर हैज आस्क्ड, you are seen as a pioneer of neo-noir gritty crime dramas. Would you say you have redefined the crime genre in Bollywood? Is what नहीं she's नहीं, asking. आई थिंक द पर्सन इन बॉलीवुड हु रियली अंडरस्टैंड्स एंड हैज डिफाइंड द क्राइम जॉनरा इज श्रीराम राघवन। Hmm. श्रीराम राघवन enjoys crime genre, and he does it, he is truly honestly devoted to it। चाहे आप अंधाधुन देखें, बदलापुर देखें, एक हसीना थी देखें, जॉनी गद्दार देखें, he loves his crime dramas and he wants to create that crime dramas and he has fun with it। My crime dramas often become socio-political। I'm trying to do much more than crime, so to give me More the social credit than for, political, I would say. हाँ, Shriram is not at all political, and Shriram's uh, crime dramas are crime dramas। He likes to tell a story like that, and he's the master of it, and he's the one who's redefined it। It'll be absolutely unfair and disservice to a great man filmmaker like him to even give me credit for it। Okay, but I think people still do look up to you as someone who's
done a great deal in the crime genre. But yeah, of course, there are other people also been doing great stuff as well. Okay, so Ashish Gupta is asking, what are your views on original content versus adapted screenplays? सर अडेप्टेड आपके जो स्क्रीन वो है फिल्म्स है उसकी भी मैं बहुत बड़ी फैन आई लव्ड हैदर हैदर इट तो वाज विशाल अमेजिंग भारद्वाज जी, हाँ विशाल भारद्वाज जी ने बनाई। विशाल भारद्वाज ओह से ज्यादा कोई अच्छा ओह डायरेक्ट या नहीं करता। Yeah, but जब okay, yeah, that is there. Actually, so this is what it is like. He's asking about the adapted screenplays and the original content. Like, what नहीं, would इसमें you सोचने का prefer? क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार दिक्कत ये होती है कि जब आप बहुत ही कमाल के उपन्यास को या किसी बड़ी चीज को अडेप्ट करते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक बहुत पुराना जोक Dave है। D. हाँ, मतलब एक बहुत पुराना जोक है हमारे कि दो बकरियां जो है स्टूडियो के पीछे घास चर रही थी, और एक पुरानी फिल्म का रील पड़ा हुआ था, और एक बकरी जो है फिल्म के रील को खाने लग जाती है, तो दूसरी बकरी पूछती कैसा था, तो बोलती किताब बेहतर थी। ये हमारा फिल्म मेकिंग का Good जोक है। one. हाँ। Good तो one. किताब जो होता है ना, किताब के साथ एक जादू ये होता है कि किताब जो है आपको अपनी तरह से चीजों को इंटरप्रेट करने देती है। आप उसको जिस तरह से देखना चाहो देखो, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस इंटरप्रेट करते हो, बिकॉज किताब जो है लिखी हुई होती है और आपको इमेजिन करने पे मजबूर करती है। किताब पढ़ने से इमेजिनेशन बढ़ता है। Hmm. और जो चीज बहुत पॉपुलर होती है उसका जब मैं इंटरप्रिटेशन देखने जाता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ इन्होंने किस तरह से देखा। जैसे विशाल भारद्वाज जब इंटरप्रेट करते हैं शेक्सपियर को, तो सबसे पहले लाइन में खड़ा हुआ मैं देखता हूँ विशाल ने कैसे इस कहानी को इंटरप्रेट किया। क्योंकि Hmm. विशाल विशाल के क्वर्क्स दिखते हैं। विशाल ने क्या किया, गुलजार साहब ने इसमें किस तरह के गाने लिखे होंगे। तो Hmm. वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। मैं इंटरप्रेट Hmm. करने जाऊं तो मैं जब इंटरप्रेट करता हूं तो मैं उसका एसेंस नहीं लूज करना चाहता। मैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता करना। Hmm. क्योंकि मुझे जो है वो उसके अराउंड, उसके ट्रूथ के अराउंड ही घूमना पड़ेगा। तो वो स्किल जो विशाल में, वो मुझ में नहीं है। लेकिन डेव डी में विशाल, लेकिन हम लास्ट में ट्विस्ट तो होता है थोड़ा. वो तो कहानी में चेंज कर, क्योंकि देवदास उपन्यास से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। Hmm. देवदास से अगर किताब से मुझे प्यार होता तो मैं देवडी नहीं बना पाता। Hmm. मुझे देवदास जो उपन्यास है उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। Hmm. इसलिए मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। दिक्कत तब होती है जब आप किसी किताब को बहुत प्यार करते हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल ये है डीसी और मार्वल। डीसी के कैरेक्टर्स है सुपरमैन, बैटमैन, और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है और इतने हार्डकोर फैंस हैं। अगर आपने सुपरमैन बैटमैन को रिप्रेजेंट ढंग से नहीं किया तो आपको कितनी गालियां पड़ेंगी। इसलिए डीसी Hmm. को वो सक्सेस नहीं मिल सकता जो मार्वल को मिलता है, क्योंकि मार्वल के फैन फॉलोइंग नहीं है। मार्वल के कैरेक्टर्स जब कॉमिक बुक लेवल पे थे तो उनकी फैन फॉलोइंग था ही नहीं, सिवाय स्पाइडरमैन के कोई। और जब मार्वल वाले अपने कॉमिक बुक के राइट्स बेचना चाहते थे, कोई खरीदना नहीं चाहता था। तो उसमें Hmm. फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कि आप मजे कर सकते हो। मार्वल यूनिवर्स में इतने मजे कर सकते हो। कोई आयरन मैन का कोई हार्डकोर फैन नहीं है जो बोलेगा आयरन मैन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या ये थॉर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपको क्रिटिसिज्म कम होता है और आप एंजॉय करते हो। लेकिन डीसी की फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है और स्ट्रांग बेस है कि आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए डीसी की फिल्में दे एंड अप डिसअपॉइंटिंग पीपल, और लोग उसको इतना स्क्रूटनी के साथ देखते हैं और बोलते हैं हमारे कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ किया। तो इसलिए बोला, जब जब आपको किसी चीज से बहुत मोहब्बत होती है ना, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो जैसी है आपको अच्छी लगती है। जब आप किसी चीज से मोहब्बत नहीं होती ना, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं वो किताबें पे बहुत अच्छी फिल्म बना सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या वो फिल्मों का रीमेक मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन जो बहुत पसंद है उसको मैं छूंगा भी नहीं, क्योंकि उसको मैं बहुत करीब रखता हूँ अपने। डेव डी तो बहुत सही थी लेकिन सर. हाँ, क्योंकि देवदास मेरे लिए मेरी नजरों में देवदास सबसे खराब उपन्यास है शरद चंद्र का। सिर्फ इसलिए उन्होंने हाँ. उससे बहुत बेहतर लिखा है बाद में। बट आई थिंक द फिल्म जो पहला अडेप्शन था उसका भी मतलब काफी रोल रहा है इसको इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली जिस हिसाब से फर्स्ट वाली मूवी जब आई थी नहीं ब्लैक नहीं, एंड वो व्हाइट.
देवदास का तो पॉपुलैरिटी इंडिया में समझ में आती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जितने गाने सेल्फ पिटी पे लिखे गए हैं वो किसी हाँ। देश में नहीं लिखे गए। हमारे यहाँ हमारा 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 जो हमारी जो जवानी निकलती है वो यही है कि मतलब उदास गाने सुन सुन के हम बड़े होते हैं। तो अभी देखिए शायद दैट्स हमारे देश राइट। में तो अब हम्म, अभी भी वो मैसोचिस्टिक वाला एक फीलिंग तो है ही हाँ अंदर। वो है अभी भी। ओके सर, जस्ट टू वाइंड दिस अप, आई नो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा ना, आई एम जस्ट लाइक गोइंग ऑन ranting and talking to you. So what would be your message to the logical Indian community first of all? मैसेज मेरा सिंपल सा ये कि सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। बहुत पहली बार पते की बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर का मतलब समझो पहले, कि आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए खाना पीना करो। सब चीज अगर आदमी जब खुद के लिए सोचने लग जाता है तब वो एडल्ट होता है। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप 18 साल के हो गए। एडल्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाइसेंस मिल गया, आप 18 साल के हो गए कुछ भी कर सकते हो। एडल्ट होने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आप खुद के लिए सोच सकते हो, और आपकी सोच भले ही दुनिया से अलग हो। आप खुद के लिए चुन सकते हो, आप खुद के लिए वोट कर, आप जो है आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सवाल करना सीखो। आप जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको खुद को जवाब नहीं मिलेंगे। कोई भी आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे संत महात्मा क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, आपको उनसे भी सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ बात को समझने के लिए। सिर्फ बात को समझने के लिए, ताकि आप समझ सको और फिर खुद चुन सको कि उनकी बात सही है कि गलत है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सबसे, उससे ज्यादा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। कि समझिए, जब बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, उसका असली मतलब क्या होता है। और मैं वो उनका एक अकेला स्टेटमेंट है जिससे मैं सहमत हूँ, और वो बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर। ओके सर, मतलब जैसे उन्होंने उस तरह से नहीं कहा था जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी वही बात वो है, उनके लिए, इंटरप्रिटेशन हाँ, वाली बात हो जाती है। इंटरप्रिटेशन वाली बात हो जाती है। राइट। तो सर जैसे हमारा इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया है, ऐसे मीडिया ग्रुप से जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सस्टेन्ड है, हम्म उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस आपके होंगे? देखो, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना तभी आप सच बोल सकते हो। अगर आप डिपेंडेंट होते हो तो फिर आपका सच जो है आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर होता है, आप किस चीज पे डिपेंडेंट हो। एनी मीडिया दैट्स डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, एंड एडवर्टाइजिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट विल फाइंड इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव एंड बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि दुनिया इतनी बदल गई है। हमारे बचपन में जो हम पत्रकारों का जो परसेप्शन था वो हमेशा ये था कि अरे मैं तो बड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी बोलते हैं बेटा अखबार पढ़ो। तो जो छपा हुआ शब्द होता है हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर जैसे हमने कोई भी किताब लिखी है, मतलब मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे सिगरेट के पैकेट पे भी अगर लिखा है स्मोकर्स, हमें मालूम है कि ये सच है, हमें झूठ नहीं है। हम छपे हुए शब्द पे इस्तेमाल, उसको मतलब उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो भी ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत डिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंट। हम लोग गारंटी वाले जमाने में नहीं रह रहे, हम लोग वारंटी वाले जमाने में रह रहे हैं। तो ऐसे जमाने में जो इंडिपेंडेंट होगा वही सच बोल सकता है। जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है उसी में ताकत होगी खड़े होके बोलने की। जिसका सबसे कम स्टेक हो चीजें होती हैं वही बोल सकता है। ये मीडिया का काम है, मतलब सच चाहे कितना भी कड़वा हो सच बोलते रहना काम है। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए चीज कड़वी है। हमें मालूम है ना, हम करेला खाते हैं तो करेला कड़वा है, लेकिन करेले के बेनिफिट्स हमें मालूम है, तो शुरू शुरू में हम अपने आप को फोर्स करके खाते हैं, बाद में कड़वापन अच्छा लगने लगता है। राइट। हम लोग जैसे, तो सर यू हैव, या गो ऑन। नहीं, कड़वी दवाइयों पे अक्सर वो जेम्स की तरह वो मीठा मीठा सा होता है ना बाहर लेयर, ताकि आपको दवाई कड़वी ना लगे जब तक आप पानी में से उसको घोट ना लो। या तो बहुत जरूरी है सच, बहुत ज्यादा जरूरी है सच। राइट। तो सर आप द लॉजिकल इंडियन को फॉलो करते हो, आपने देखा है, आपके आपका क्या सजेशन है हमारे लिए? वी हैव कोई ऑलवेज ट्राई टू सजेशन पुट है, आउट। या मेरा कोई सजेशन नहीं है। मैं फॉलो करता हुआ ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों को विश्वास करता हूँ कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बाहर डालते हैं,
मैं सिर्फ इसलिए फॉलो करता हूँ ताकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं बिलीव करता हूँ आपको, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज आजकल बहुत स्क्यूड हो गए, मेरे घर में अखबार आने बंद हो गए, और जिनको मैं बिलीव करता हूँ मैं उनको फॉलो करता हूँ, ताकि मुझे दुनिया के बारे में सही सोर्सेज से पता चले, ना कि मैनिपुलेटेड सोर्सेज से पता चले। क्योंकि जिनको मैं बिलीव करता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ, उनसे अगर कभी गलती से गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तो सबसे पहले खुद ही एडमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन हमको गलत मिली थी, ये गलत है। तो वो एक अच्छी चीज है। तो मुझे आपकी सच्चाई में विश्वास है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लड़ते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा। That is so sweet of you, sir. So this was actually such a great conversation. मैं अभी भी थैंक I यू सो wish मच। कि चोक्ड और अच्छी, मेरी फैमिली तो पूरी रिलेट कर गई है। मेरे जो चाचा हैं वो बैंक में काम करते हैं, वो भी पूरा फ्रंट लाइन चल रहे हैं हाँ अभी। कहते हैं कि भाई हाँ, जब डिमोनेटाइजेशन था हम भी फ्रंट लाइन में थे, अभी कोविड है हम भी फिर भी फ्रंट लाइन में चल रहे हैं। कोई एक्नॉलेज नहीं करता है बस, लेकिन नहीं अनुराग कोई नहीं कश्यप ने एक्नॉलेज कर कर रहे हैं। दिया फिल्म के उन्होंने, फिल्म में कर दिया। सो दैट इज ग्रेट हाँ, सर, वी रियली। जो बैंक एम्प्लॉयज है उन्होंने, उनकी तरफ उनको बहुत पसंद आई है फिल्म, उन्होंने तो वो बहुत मैं खुश हुए बता तो फिल्म रही देख हूँ, के। मेरे घर में बैंक वाले लोग हैं ना, वो पूरा रिलेट कर गए। अरे हम इतना काम करते हैं, कोई नहीं हमारे बारे में कुछ लिखता है कभी अच्छा तो so that has happened at my place, so which is a great thing. So थैंक यू सो yes, मच। this, yeah, I really wish all the best to you for थैंक यू सो मच। the, yeah, and really hope कि हम फिर से कॉन्वर्सेशन करें कभी। हाँ, मजा मैं आता है कभी भी, आपसे बात करके काफी ज्यादा। मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप जब भी बात करनी, आप मुझे बोल दिया करो। मेरे को बस ये है कि मेरे को याद श्योर। दिलाते रहे। मैं बता रहा हूँ, उम्र के साथ हाँ, भूलता जा रहा हूँ। मैं आपको टाइम पे याद दिलाया है, एक एक मैसेज मैंने हाँ टाइम पे किया है आपको कि सर हाँ देखिए उठ जाइए सो करके मैं बहुत सो लिया एक्चुअली सो डेढ़ गया था। घंटा मैं बहुत बुरी तरह सो गया था, मैं गहरी नींद में सो गया था। हाँ पर अच्छा तभी किया। मैंने टेक्स्ट, हाँ मैंने मैसेज किया था कि सर उठ जाओ अब, तभी मैंने बोला था हाँ अलार्म लगा के सोना 4:30 बजे, तो मुझे, मैं या जब सोता हूँ तो मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई देता, इसलिए मेरे पास उठाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, होप थैंक टू यू। मीट यू sometime soon after in the post covid world someday. हाँ हाँ, That would मिलेंगे, be जरूर great. मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much sir, thank you. थैंक यू। Alright guys, so that was Anurag Kashyap. I hope you really enjoyed this conversation. और अगर आपने चोक्ड नहीं देखी अभी तक, प्लीज जाओ नेटफ्लिक्स अपने दोस्तों से लो या दोस्तों को दो, जो मर्जी है, और चोक्ड देखो। इट्स एन अमेजिंग फिल्म, और फिर हमें बताओ कि आपको कैसा लगा, ठीक है? सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई सी यू गाइस, बाय, स्टे लॉजिकल एंड स्टे सेफ एंड स्टे ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है? चलो बाय गाइस।